हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 4 अप्रैल ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो बेसिकली परसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में है। तो यहां पे कहते हैं कि अ रिवर कट्स थ्रू अ रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। तो अगर किसी भी रिवर को अपना रास्ता बनाना है तो वो यहाँ पे पत्थरों को चीरते हुए भी रास्ता बना लेता है। इस वजह से नहीं कि वो जो वाटर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए क्योंकि वो परसिस्टेंटली जो है हिट करता रहता है रॉक को। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है लेफ्ट साइड पे, ये काफी पॉलिटिकल नेचर है। यहाँ पे बेसिकली कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रखा है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। इवन जो एक्सप्लेन पेज है उस पर भी यहाँ पे सिर्फ जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली टर्की से रिलेटेड है। अब टर्की में हुआ ये कि वहां पे दो इंपॉर्टेंट सिटीज यानी कि अंकारा और इस्तांबुल में जब यहाँ पे लोकल इलेक्शन हुए थे तो उनके प्रेसिडेंट अर्दोगन ताइप की जो पार्टी है वो हार गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो अर्दोगन ताइप है तो पहले यही के मेयर हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त जो है टर्की की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, उनकी करेंसी लीरा जो है वो कंटिन्यूसली जो डिप्रिशिएट होती जा रही है। आपको समझना ये है कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके पॉलिटिकल यहाँ पे जो आइडेंटिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं पिछले आर्टिकल्स में भी। सेंटर में जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये इंडिया चाइना के रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया चाइना के रिलेशन में टेंशन इस वक्त इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जब से हमारा यहाँ पे जो पूरी कोशिश थी कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिलाना है, लेकिन चाइना ने जो है वो टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे यूएनएससी का जो 1267 का जो रेजोल्यूशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि हिस्टोरिकली हमारे रिलेशन कितने स्ट्रांग थे, एक डिफरेंट पीरियड जो हमने यहाँ पे पास किया है, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल जो है ये बेसिकली बता रहे हैं कि जो पुलवामा का अटैक हुआ था उसकी जो रिपोर्टिंग की गई थी, या ना सिर्फ पुलवामा, इवन जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उनकी जिस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है उसमें थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम ऐसे डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां पे ये एसेंस बताने की जरूरत है कि हम लोग जो है काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आप जानते हैं रॉ फुटेज आ जाती है कभी कभी, तो वो जो है काफी ज्यादा जो है एक टेरर फीलिंग फैला देती है हमारे सिटीजन में। तो जो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है उसमें थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पे जो सेंटर पे आर्टिकल है ये बेसिकली न्याय की जो यहाँ पे स्कीम है जो इंप्लीमेंट की जाने वाली बोला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इवन हमने पिछले बहुत सारे आर्टिकल में डिस्कस किया है कि जो फिजिकल फंडिंग होने वाली है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो बाकी ऑलरेडी सब्सिडीज दी जा रही है क्या उन्हें हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल भी बेसिकली उसी स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंसेज है वो हमेशा ही बड़ी प्रॉब्लम लेने वाली है। राइट साइड पे जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने मान लीजिए आपको किसी भी स्कीम में एनरोल करना है तो आपका डेटा जो है स्टोर होगा एक पर्टिकुलर सिस्टम में। अब गवर्नमेंट के पास उसका पूरा एक्सेस रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक स्कीम में आपने एनरोल कर दिया लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिले, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मनरेगा में अगर एनरोल कर रहे हैं आपको उसके पैसे नहीं मिले, तो आप किससे पूछेंगे? वो कौन से स्टेप पे अभी भी रुका हुआ है जो पैसे आपको आने हैं, तो उसके बारे में जो डिटेल्स है वो अभी भी आपको आरटीआई के मैकेनिज्म से लेना पड़ता है। जो एमआईएस का जो सिस्टम है वो आपको कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है उसमें जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे अभी भी इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि जो है पब्लिक सेंट्रिक हम जो है सिस्टम्स को डेवलप कर सके। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि जानते हैं कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आज की कंट्री का नाम है बेसिकली इक्वेटोरियल गिनिया। तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं, आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नजर आएगा। इसकी कैपिटल बेसिकली है यहाँ पे आपको नजर आएगा मलाबो। उसके साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे गुनिया नाम की भी एक कंट्री एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो आप जाके मैप में देख सकते हैं कि गुनिया कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल गुनिया, यहाँ पे आप नजर आ रहा है, और आसपास की कंट्रीज भी देखिए कि ऊपर आपको कैमरून नजर आएगा और नीचे गैबॉन। ये उसकी लोकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल गुनिया, और गुनिया की लोकेशन भी आपको यहाँ पे नजर आएगी।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री कंडक्ट्स द सेवन नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, सिंगापुर है। तो जो सेवन नेशन की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन ओशन में हुई है उसे बेसिकली स्टार्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आपको समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे इस मिलिट्री जो एक्सरसाइज है इसलिए किया जा रहा है कि कैसे जो है चाइना का जो सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में उसे कैसे कर्टेल किया जा सकता है। लेकिन एक कॉन्ट्री चीज जो आपको ये समझनी है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि आज में जो कोल इंडस्ट्री चल रही है उसको चाइना काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। इसी वजह से जो हमने ऑस्ट्रेलिया को मलाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से बहुत बार रोका भी हुआ है। यहां पे आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हैं, यहां पे उसकी कैपिटल बेस लिया कैनबरा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहां पे हम बात करेंगे इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में। तो यहां पे आपको समझना ये है कि इंडिया चाइना के जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो समवेयर अराउंड 1 अप्रैल 1950 में शुरू हो चुके थे, लेकिन वो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बहुत सारे अलग अलग फेजेस से निकले हैं। यहां पे बताया जा रहा है, अगर आप यहां पे समझना चाहते हैं ऑन अ वेरी क्रूड टर्म्स, कि इंडिया चाइना के रिलेशन बेसिकली चाइना एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है जो बेसिकली सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता है जिसका नाम है पाकिस्तान, लेकिन जब भी जरूरत होती है तभी जाके जो है इंडिया के पास आता है। जैसे कि मान लीजिए उनको कुछ बेचना है, सोलर पैनल बेचने हैं या फिर उनको अपने मोबाइल बेचने हैं, तभी जो है वो इंडिया के साथ काफी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो ये बेसिकली चाइना का बेसिक नेचर रहता है। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि चार वो कौन से फेजेस थे जिसके बीच हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन यहां पे निकले हैं। सबसे पहला जो पीरियड है वो बेसिकली हनीमून पीरियड है, जिसमें जो है हमने जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस यानी कि पंचशील को साइन किया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और यहाँ पे जो है प्रीमियर जाओ एलनाई, तो इन्होंने मिलकर यहाँ पे बहुत सारी बातचीत की थी। यहाँ पे जो पंचशील साइन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बोनलंग कॉन्फ्रेंस में भी हमने उनको इन्वाइट किया था। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली हनीमून पीरियड था बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं 1962 की। तो यहाँ पे सबसे पहले होती है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि इवन जो नेहरू जी थे वो काफी शॉक थे जब यहाँ पे 1962 में चाइना के साथ वॉर शुरू हो गई थी। उसके बाद ये बेसिकली एक फ्रोजन पीरियड रहा। फिर जाके जो है 1988 में राजीव गांधी ने कोशिश की कि कैसे जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट को डीलिंक कर दिया जाए बायलैटरल ये इश्यूज के साथ। तो ये एक पहली कोशिश थी जो यहाँ पे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत बाद। तीसरा स्टेज जो था वो था रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड में हमने क्या किया, हमने सारे सेटलमेंट शुरू किए तिब्बत से रिलेटेड, सिक्किम से रिलेटेड, और अपनी अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंटली डेवलप करने की कोशिश की। तो ये बेसिकली रिकवरी पीरियड था बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशन। अब बात करते हैं हम फोर्थ और आखिरी फेज की। ये बेसिकली था एक्सेलरेशन पीरियड। इसमें जो है हमने होम टाउन डिप्लोमेसी करना शुरू किया। प्रेजेंट गवर्नमेंट वही कर रही है, जिसमें जो है हम यहाँ पे पूरा फोकस कर रहे हैं बायलैटरल इश्यूज पे। अब यहाँ पे अगर आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर आपको डिप्लोमेसी इंप्रूव करनी है, आपके रिलेशन अच्छे करने हैं, तो 3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपकी गवर्नमेंट और जो यहाँ पे आपके सामने जो पर्टिकुलर कंट्री उसकी गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे से कंटिन्यूसली बात करते रहे। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे जो बिजनेस चल रहे हैं और जो चाइना में बिजनेस चल रहे हैं वो भी आप इसमें यहाँ पे कॉपरेशन करे, यहाँ पे एमओयू साइन करे। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका होता है पीपल टू पीपल कनेक्ट, जहां पे जो है इंडिया और बेसिकली चाइना के जितने भी यहाँ पे सिटीजन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है पीपल टू पीपल कनेक्ट काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। उसके साथ साथ राइटर बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे और एम्पावर करते हुए मोबाइल मार्केट्स में इवन चाइनीज के बहुत सारे फोन्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप नाम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चाइनीज ने बेसिकली मोबाइल मार्केट में कब्जा बनाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना बेसिकली एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह काम करता है जो बेसिकली आपके साथ यूजुअली तो बहुत गुस्से में रहता है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट करेगा, आपको यूएनएससी में ये जो ग्लोबल टेररिस्ट बनाए तब आपके साथ मनाई नहीं करेगा। लेकिन जब बात होती है इकोनॉमिक टर्म्स भी, तब जो है वो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बातें करने शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से बोला जाता है कि इंटरनेशनल अरीना में कोई भी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, जो परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, या फिर जो है तो बेसिकली हमेशा इकोनॉमिक टर्म्स पे जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कैसा जो आपके साथ रिलेशन मेंटेन करने वाले हैं। अगली बात हम करेंगे कि यहाँ पे जरूरत है कि हमें और ज्यादा जो है ट्रेड रूट्स की शुरुआत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है क्योंकि वो हमारी सॉवरेनिटी को यहाँ पे हर्ट करता है, क्योंकि जो सीपेक है वो हमारे यहाँ पे लैंड से पास करता है। अगली बात हम करेंगे कि यहाँ पे अगर हमें फ्यूचर की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमें पता होनी चाहिए, ट्रांसमिशन, स्टेबिलिटी और विजन। इन 3 चीजों की हमें जरूरत होगी अगर हमें गुड नेबरहुड और यहाँ पे फ्रेंडली कोऑपरेशन रखने की जरूरत है चाइना के साथ। तो अगले यहाँ पे बात करते हैं पंचशील यानी कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो बेसिकली यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था चाइनीज के प्रीमियर जाओ एनलाई और यहाँ पे हमारे नेहरू के द्वारा। तो ये दिया गया था 1954 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी। यानी कि अगर आपको 2 लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे से मेंटेन करने हैं तो ये कुछ चीजें जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, और चौथा यहाँ पे इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और 5वां है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस।
डिस्टेंस, ये कुछ 5 अगर यहाँ पे पंचशील को फॉलो किया जाता तो यहाँ पे जो रिलेशन को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे डिकेड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो पूरा मॉडल है वो भी धीरे धीरे चेंज होता रहा। इसी वजह से जो नया पंचशील का फ्रेमवर्क है जो यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पे रखा था वो थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलर है, लेकिन उसको कोट अलग तरीके से किया गया, जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका पूरा एसेंस ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली ऐसे डेवलप करेगा कि ग्लोबली भी यहाँ पे उसका जो इंपैक्ट नजर आएगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे स्कीम के बारे में जिसका नाम है न्याय स्कीम, उसका बेसिकली कंप्लीट फॉर्म है न्यूनतम आय योजना। अब इसमें यहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव रखा है कि यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे 12,000 रुपीज दिया जाएगा टू ऑल दी पॉपुलेशन, जहाँ पे 20% जो है वो जो है लोएस्ट इकोनॉमिक स्टाटा में आते हैं। बेसिकली पावर्टी में अगर वो हैं तो बिलो 20% को ये पर्टिकुलर स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं इस स्कीम को प्रोवाइड करने से पहले उन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से उन्होंने कंसल्टेशन की है। लेकिन यहाँ पे हम भी जानते हैं कि मिनिमम जो इनकम गारंटी स्कीम जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो फिस्कल डेफिसिट आने वाला है बहुत ज्यादा आएगा। इवन यहाँ पे एक आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत हमने यहाँ पे जितना बैड लोन दिया हुआ है तो उससे भी ज्यादा जो है यहाँ पे खर्चा आने वाला है। इवन अगर बात करेंगे कि जो मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम है, गरीबी हटाओ का जो पूरा स्कीम रहता है 1970 में, ये काफी ज्यादा लैंडमार्क इवेंट्स होते हैं क्योंकि इससे जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आप नेक्स्ट जो है इलेक्शन में जीतने वाले हैं नहीं वाले हैं। इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछने की जरूरत है, क्या इस स्कीम्स को लेकर आके क्या आप जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जो आप यहाँ पे मनरेगा में पैसे दे रहे हैं, पीडीएस को जो सिस्टम है, क्या उसे हटा देंगे, क्या उसे सबसे जो उसको यहाँ पे धीरे धीरे डाइल्यूट करना शुरू करेंगे? तो उस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली इनमें से किसी भी स्कीम ने नहीं दिया जवाब। अब बात करते हैं अगली चीज की कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो एमएसपी का सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और या जो पीडीएस है, तो उसमें अभी भी बहुत सारी लेकुनास है। जिसकी अगर बात कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आप यहाँ पे पीडीएस के यहाँ पे आइटम्स को भेज रहे हैं, इवन जो एमएसपी कैसे डिसाइड करना है, फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, तो उस पे अभी तक कोई कंसेंसस बना नहीं है। उस पे विचार ना करते हुए अगर आप यहाँ पे नई स्कीम लेकर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी गवर्नेंस पे क्वेश्चन उठा देता है। अब अगली बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन इस आर्टिकल में दिया जा रहा है कि यहाँ पे हम टारगेट बेस्ड इनकम को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये टारगेट बेस्ड इनकम है क्या? तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होती है जिसमें जो है आप यूनिवर्सली इररेस्पेक्टिव ऑफ विदाउट एनी एलिजिबिलिटी आप सबको पैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे 2 मिनट, क्या अंबानी को उस पैसों की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन पैसों की जरूरत नहीं है। इसी वजह से टारगेटेड हम कर सकते हैं। इसके मान लीजिए सिर्फ हम सीनियर सिटीजन को कर सकते हैं, सिर्फ फार्मर्स को दे सकते हैं, सिर्फ वुमेन को दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं जो टारगेटेड होगा एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। ये बेसिकली हो सकता है बेस्ड ऑन जेंडर, हो सकता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी हो सकता है। तो उसी को ये बेसिकली कहा जाता है नेगेटिव इनकम टैक्स, क्योंकि आप जो है बेसिकली सब्सिडी की तरह यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे स्कीम्स में एनरोल करते हैं उसका डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही है। लेकिन जितना भी आप डेटा स्टोर करते हैं, अगर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते एज ए सिटीजन, तो उस डेटा को स्टोर करने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं। क्योंकि जितना भी आप डेटा स्टोर करें उसके 2 फायदे होते हैं। एक फायदा ये है कि उसके ऊपर एनालिसिस किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि आगे फ्यूचर में कैसे चेंजेस करने हैं अपने पॉलिसी में, ये एक उसका फायदा है। दूसरा फायदा ये कि सिटीजन जो है वो जब चाहे वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है ताकि वो भी वेल इन्फॉर्म्ड रह सके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट तो यहाँ पे यूजुअली रुक जाती है अगर रिपोर्ट में कुछ भी यहाँ पे गलत बोला जाता है तो, लेकिन यहाँ पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो अभी भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इवैल्यूएट करना है तो ये आपके खुद के पर्सपेक्टिव और परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज ये बताई जा रही है कि डिजिटल टूल्स हमने बहुत सारे यूज किए हैं मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन अभी भी जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई है। क्योंकि अगर बात करते हैं अगर आपको मनरेगा में एनरोल करना है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आधार डिटेल सब जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो गवर्नमेंट को आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आपको जो है सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, आपका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, आपको किस एरिया में काम दिया गया है, तो इसका जो इंफॉर्मेशन है आपको बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है एक जन सूचना पोर्टल की यहाँ पे डिमांड की जा रही थी, जिसमें जो है पंचायत और वार्ड लेवल पे जितनी भी स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है जिसमें लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया है, तो उसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी देनी है किसी भी प्रोसेस के बारे में, तब जो है आपके पास ये एक सेंटर स्टेज देने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर पोर्टल के द्वारा। लेकिन अभी भी यहाँ पे लेकुना सबसे बड़ा ये है कि ज्यादातर जो स्कीम्स है, मैनेजमेंट सिस्टम्स है, वो जो है पीपल सेंट्रिक नहीं है, कि पीपल को यहाँ पे जो है सेंटर में रख के उसके आसपास जो है इंफॉर्मेशन इस सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। इवन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज
आपको ये समझनी है कि आरटीआई में भी यहाँ पे जो सेक्शन 4 ऑफ 2 क्लॉज है वहां पे बताया जा रहा है कि सुओ मोटो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पब्लिक को देते रहे वेरियस मीन्स के साथ। इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम मीन्स में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है लोगों को। अब बात करते हैं कि सिटीजन जो है ये इसको पार्ट बनने की जरूरत है पूरे साइकिल का। वो साइकिल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसमिनेशन और एक्शन। ये जो पूरा साइकिल है इसमें सिटीजन हमेशा ही पार्ट होना चाहिए। ये एक सोल्यूशन दिया जा रहा है इस आर्टिकल में। दूसरा सोल्यूशन ये बताया जा रहा है कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए डेटा का फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर और द सिटीजन को। दोनों ही जो है इक्वल डेटा को यहाँ पे एक्सेस करने की कैपेबिलिटी रखनी चाहिए कोई भी सिस्टम में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सजेशन ये दिया जा रहा है कि सारी जो हमारे पास सिस्टम है मैनेजमेंट की वो ऐसी होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को जो है इंप्रूव करे, जो कि अभी के सिस्टम में नजर नहीं आता है। इवन लास्ट में एक एग्जांपल साइड किया जा रहा है कि जितना भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन उस रिपोर्ट को भी यहाँ पे जो रोक दिया जाता है। जिसकी एक रिपोर्ट का एग्जांपल दिया जा रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया डिमोनेटाइजेशन के बाद में, इसी वजह से जो इस रिपोर्ट को रोक दिया गया है। इवन जो यहाँ पे सीएसओ के यहाँ पे जो मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनकी जो यहाँ पे रिपोर्ट है उसे यहाँ पे जो है पब्लिश नहीं करने को मिला था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच कंट्री हैज अग्री टू इश्यू इक्विवेलेंसी ऑफ ऑल इंडियन डिग्रीज दैट मैच दिस क्राइटेरिया। तो इससे क्या है बेसिकली अगर आप इंडियन डिग्री लेके इस पर्टिकुलर कंट्री में जाते हैं तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली क्या है यूएई ने। यूएई की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट में नजर आएगा। इसकी कैपिटल बेसिकली अबू धाबी। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पेज पे, तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल आया हुआ है कि भले ही हमने इस साल जो है बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इंक्लूड किया जो नए टैक्स पेयर्स है विच विल अमाउंट फॉर 1.06 करोड़ न्यू टैक्स पेयर्स, लेकिन यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि कितने जो है लोगों ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है इनकम टैक्स फाइल करना, तो वो 10 फोल्ड बढ़ गए हैं प्रीवियस ईयर से। जैसे अगर यहाँ पे टेबल पे देखेंगे, टेबल में 2015 से 16 के बीच में समवेयर अराउंड स्टॉप फाइलर से 8.56, लेकिन अब जो है उसका रेट जो है यहाँ पे 10 टाइम्स डबल हो गया 88.04 लाख। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि कितने लोग जो है अब यहाँ पे टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं। अब टैक्स फाइल नहीं करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि एक तो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं चल रही है तो उनकी इनकम कम हो गई होगी, या फिर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद उनकी जो इनकम है, जो उनका एक पर्टिकुलर सोर्स था वो कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है। तो और कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी है, तो इसी वजह से जो है इन लोगों ने अब फाइल करना बंद कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर इम्पोज्ड विद एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपैक्ट ऑफ सोलर कंपोनेंट्स। तो ये बेसिकली इंडिया ने लगाया, तो किस कंट्री पे लगाया है? तो यहाँ पे चाइना, मलेशिया, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड, इन चारों कंट्री से बेसिकली इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया हुआ है पाकिस्तान को छोड़ के। तो इसका आंसर बेसिकली पहले चार हो जाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं पेज 9 पे। पेज 9 पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल आया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि जहाँ पे पुलवामा अटैक के तुरंत बाद यहाँ पे जो पूरी कोशिश ये की जा रही है कि उधमपुर और जो बारामूला की जो रोड है हाईवे, तो 2 दिन इन एवरी वीक जो है यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज यूज करेंगे, नॉर्मल सिटीजन जो है उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए इसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। उसके बाद जो राइट साइड पे आर्टिकल है यहाँ पे बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो मूवी बनाई गई है, तो इस पे बेसिकली इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे जवाब देना है कि बेसिकली इसको यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत ये कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी जो बेसिकली सर्टिफाई करती है, जिसका नाम है यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, क्योंकि अगर कोई भी मूवी में कुछ भी यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा अच्छी चीज नहीं होती है तो उसे बेसिकली कट कर दिया जाता है, इसी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो यूजुअली न्यूज में रहते हैं। पहली बात यहाँ पे इंजाम ये लगाया जाता है कि थ्रॉटल कर देता है आर्टिस्टिक फ्रीडम को, कि मतलब आपने एज एन आर्टिस्ट जो भी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट की मूवी को, तो बेसिकली थ्रॉटल की जा सकती है, कट किया जाता है इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये बेसिकली काम करता है कि एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरी बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पे इस बोर्ड के द्वारा, तो काफी ज्यादा पोलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है उड़ता पंजाब मूवी का, जहां पे जो है काफी ज्यादा पोलिटिकली मोटिवेटेड होकर यहाँ पे कट्स दिए गए थे इस मूवी में। अगली बात करेंगे कि यहाँ पे जो अवेयरनेस जनरेशन है, जिसमें जो है यहाँ पे पूरी इस बॉडी का जो यहाँ पे जो मैंडेट है वो ये है कि कैसे जो है आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इवन पब्लिक में अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज, वो जो है आप मूवी के माध्यम से काफी आसानी से कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर बॉडी का रोल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जरूरत है कि यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स होने चाहिए, ताकि जो है यहाँ पे सीबीएफसी यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसे और ज्यादा जो है ऑटोनॉमी देनी चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली हमने एक्सटेंड पेज पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था रिसेंटली इसरो के द्वारा बाय पीएसएलवी C45, तो उसका नाम क्या है? तो ये बेसिकली डीआरडीओ ने बनाया। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, माइक्रोसैट आर है, एमीसैट है, आईएनएसएस है और कार्टोसैट है। तो जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था इंडिया का वो था बेसिकली एमीसैट।
और इस पर्टिकुलर लॉन्च की खासियत क्या थी, जैसे कि आप रिकॉल कर सकते हैं कि पहला खासियत ये था कि ये जो है 3 अलग-अलग जो है ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को अब यहाँ पे स्टेबलाइज कर सकता है। ये पहला इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा ये था कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट है उसका भी काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन किया गया था इस पर्टिकुलर मिशन में। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पर्टिकुलर मिशन की जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया था इसरो के द्वारा। अगला जो यहाँ पे आर्टिकल है वो आसपास से रिलेटेड है। तो आसपास से रिलेटेड बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। वैसे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आसपा एज अ कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंटेक्स्ट नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं आसपा का मतलब क्या होता है। आसपा बेसिकली यहाँ पे जो है पूरा एक्ट 1958 में लाया गया था। अब यहाँ पे आसपा में होता क्या है, आर्मी, स्टेट, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज जो है एक के बाद बहुत ज्यादा राइट आ जाता है, ये शूट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे जो है एक सस्पिशन आता है। वो भी ये सिर्फ उसी एरिया में कर सकते हैं जो डिस्टर्ब एरिया है। डिस्टर्ब एरिया की डेफिनेशन हमने कल भी सीखी थी कि डिस्टर्ब एरिया बेसिकली अगर यहाँ पे कोई भी रीजनल यहाँ पे टेंशन हो रही है किसी भी बेसिस पे, तब जो है उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब बनाया जाता है उसके गवर्नर के द्वारा। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, और बेसिकली एक सस्पिशन पे जो है आप बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है इसके अगेंस्ट है। अब बात करते हैं कि क्यों जो है इस पर्टिकुलर आसपा एक्ट को ड्रैकोनियन माना जाता है। तो उसके कुछ यहाँ पे साइट किए गए एग्जांपल्स कि ये बेसिकली एक लाइसेंस टू किल की तरह माना जाता है। उसके तरीके से यहाँ पे जो सेक्शन 4 है वो काफी ज्यादा ड्रैकोनियन माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो है आप आसानी से किसी भी होम में सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए सेक्शन 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है किसी भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो पर्सनल है उसके खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मानेंगे, अगर आप इसे प्रोसिक्यूशन को यहाँ पे अलाउ कर देते हैं तो क्या होगा कि जितने भी टेररिस्ट है वो यहाँ पे लोकल्स को यहाँ पे इंकरेज करें कि आप जाइए यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स आर्मी वालों के खिलाफ यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चली जाइए। इससे क्या है यहाँ पे उनकी जो खुद की ऑटोनॉमी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो धीरे धीरे जो है रिड्यूस हो जाएगी। अगली बात करते हैं यहाँ पे जितने भी ड्रैकोनियन मानते हैं वो पूछते हैं कि यहाँ पे आसपास तो अप्लाई हो गया, लेकिन क्या टेररिज्म खत्म हो गया, क्या यहाँ पे जो रिस्टोर कर पाए पीस को? तो ये कुछ सवाल है जो पूछे जाते हैं यूजुअली। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा डिस्कस किया जाता है वो ये है कि एक बार किसी एरिया को आप डिस्टर्ब बना देते हैं तो आप उसे किसी भी कोर्ट में यहाँ पे चैलेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसे इसलिए हटाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स की, तो यहाँ पे बोला जाता है कि आसपा को शायद रीअपील कर देना चाहिए। और यहाँ पे जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 है तो उसी में जो है इंपॉर्टेंट जो क्लॉसेस है उसको यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे जो रेडी कमेटी बनाई गई थी उसमें भी जो है कुछ यहाँ पे सजेशन दिए गए हैं सिमिलर। लेकिन इन सब चीजों के डिस्कस करने के बाद आपको क्यों लगता है कि आसपा को अभी भी रहना चाहिए, उसके भी कुछ यहाँ पे आर्गुमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। पहला ये है कि एक एनेबलिंग एक्ट की तरह काम करता है, क्योंकि आप जिस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा जो है टेंस सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप जो आर्मी वालों के हाथ बांध देंगे और फिर बोलेंगे गोली चलाए तो ऑब्वियसली मुश्किल रहेगा ही। इसी वजह से जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी और यूटिलाइजेशन को मद्दे रखते हुए यहाँ पे आसपा को अभी भी इंप्लीमेंट किया जाता है। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे जो अगर मान लीजिए यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे ग्रीवेंसेस बना सकते हैं, ये भी इसलिए एक सजेशन हो सकता है। लेकिन उसके बाद हम करते हैं कि यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसी वजह से जो है आसपा को रिपील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। इवन जो है इसे देख सकते हैं कि अगर आप आसपा को रीअपील कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप डीमोरलाइज कर रहे हैं अपने आर्म फोर्सेस पे, उन पे क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए नेम द फ्रेश वाटर स्पीशीज विच इज एडेड टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ द IUCN। तो इस पर्टिकुलर फिश का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है और जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली टॉर रेमडिवी। तो इसकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसे रिसेंटली बेसिकली जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पे IUCN की रेड लिस्ट के बारे में, तो जितने भी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। लेकिन ये क्राइटेरिया क्या सेलेक्ट करता है, तो इसके कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया है जो क्वांटिटेटिवली यहाँ पे इवैल्यूएट किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरीज में उसे क्लासिफाई किया जा सकता है। जिसके आप देख रहे हैं नॉट इवैल्यूएटेड से लेके यहाँ पे एक्सटेंट तक यहाँ पे कम से कम 9 कैटेगरीज है जिसमें जो इसे डिवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्या क्राइटेरिया होते हैं? एक क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि कैसे जो है आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। उसके साथ साथ जो आपकी जो पॉपुलेशन जिसको आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसका क्या रेंज है, ज्योग्राफिकल रेंज। अगली बात यहाँ पे की जा रही है कि क्या आपकी जो स्पीसीज है उसकी जो पॉपुलेशन वो सच में छोटी है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटेंड हो जाएगा। इन सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए जो है इसको बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे स्पीशीज को डिवाइड किया जाता है। अगला जो आर्टिकल है बेसिकली यहाँ पे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन से रिलेटेड है। तो इन्होंने बेसिकली न्याय स्कीम के बारे में कुछ कमेंट किया था। इसी वजह से जो है इलेक्शन कमीशन शायद इनके ऊपर कोई केस कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझ सकते हैं नीति आयोग का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर चेयर पर्सन होते हैं जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। उसके नीचे आपको वाइस चेयरपर्सन नजर आएगा, फिर CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नजर आएगा। तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो वाइस चेयरमैन इसे नॉमिनेट किया जाता है PM मोदी के द्वारा ही।
अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पूछ रहा है कि व्हेन ओडिशा सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे आल्सो नोन एज उत्कल दिवस, तो कौन सी डेट पे इस पर्टिकुलर उत्कल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 1 अप्रैल को, जो कि यही दिन है जिस दिन जो है ओडिशा की फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे 1936 में। आपको समझने की जरूरत है कि जो प्रोविंस इनका बना था ओडिशा प्रोविंस, तब जो है ये 1 अप्रैल को बनाया गया था 1936 में। अगला जो आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है, ये बेसिकली काफी ज्यादा जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो शख्स है यहाँ पे आसिफ कर दिया, तो इनके बेटे को बेसिकली यहाँ पे जो सिटीजनशिप मिल गई है इंडिया की, तो काफी मुश्किल के बाद इन्हें मिली, क्योंकि ये इनके जो एज है वो बेसिकली 54 हो चुके हैं इनके बेटे की, तब जाके जो इन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली है। तो कौन सी उन्हें स्ट्रगल मिली है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके हैं जिससे आपको यहाँ पे भारत की नागरिकता मिल सकती है। बेसिकली 5 तरीके हैं, बाई बर्थ होता है, डिसेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, और एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी के द्वारा होता है। अब बर्थ के बारे में बात करेंगे तो पहले जो होता था, अगर आप यहाँ पे आपके पिता से अगर यहाँ पे जो है इंडिया को बिलोंग करते तब आपको मिल जाती थी, लेकिन उसे यहाँ पे अमेंड करते हुए बोला गया है कि अब अगर आपके माता भी अगर यहाँ पे बिलोंग करती है, पेरेंट्स में कोई भी एक बिलोंग करता है, तब भी जो है आपको बाई बर्थ यहाँ पे सिटीजनशिप मिल सकती है। अगला यहाँ पे डिसेंट का क्राइटेरिया है, उसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन का है। मतलब अगर मान लीजिए आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आप यहाँ पे थ्रू रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे जो है अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसी तरीके से नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें जो है आपको कंटिन्यूसली बेसिकली 12 ईयर्स प्लस 2 यहाँ पे जो अगर ईयर्स यहाँ पे रह लेते हैं, तब जो है आपका पे नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे सिटीजनशिप मिल सकती है। और पांचवा तरीका है बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर मान लीजिए इंडिया किसी भी अलग टेरिटरी, यानी कि मान लीजिए चाइना के किसी एरिया को अगर यहाँ पे अटैक करके हासिल कर लेता है, तो उसके जो सिटीजन है उनको भी यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा सिमिलर है, जो हमने पिछला क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड किया, वो बेसिकली पूछा जा रहा है कि बताइए हम बैक मशीर, जो कि बेसिकली काफी ज्यादा न्यूज में था, ये आपको कौन से रिवर बेसिन में नजर आएगा? तो ये बेसिकली आपको नजर आएगा कावेरी बेसिन में। तो वो सेम फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम उसी स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम बैक जो मशीर है, ये जो रिसेंटली ऐड किया गया था तौर रमेदीवी, तो उसी का यहाँ पे दूसरा नाम है। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है कि मद्रास हाईकोर्ट जो है, तो उसने यहाँ पे बैन कर दिया है यूज ऑफ टिकटॉक ऐप। तो टिकटॉक ऐप जो है बेसिकली चाइना में बनाया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है पोर्नोग्राफी यहाँ पे इनऑपरेटेड जो कंटेंट है, ये आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में नजर आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे छोटे बच्चे जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेसिकली बहुत सारे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो स्ट्रेंजर्स के साथ। इससे क्या हो सकता है, विक्टिम बन सकते हैं, यहाँ पे बुलिंग का साइबर बुलिंग हो सकती है। इसी वजह से जो है मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पे बैन लगा दिया है टिकटॉक ऐप पे। और अगर बात करेंगे इस पर्टिकुलर ऐप की, तो इसे बैन ऑलरेडी किया जा चुका है बहुत सारे अलग कंट्री में, इसके इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, इवन जो यूएस है वहां पे अंडर चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी एक्ट के अंतर्गत इस पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पे बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ 13th एडिशन ऑफ अर्थ आर 2019? तो इस साल की जो थीम थी वो थी कनेक्ट टू दी अर्थ। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जितना भी आप नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल करते हैं फॉर 1 आवर बिटवीन 8:30 टू 9:30 PM, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी उसे कट कर दिया जाता है। अब इसका जो पूरा यहाँ पे इनिशिएशन है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड फंड ने शुरू किया था। अब इस बॉडी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड है क्या। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल एनजीओ है जिसे फाउंड किया गया था 1961 में। अब इसका जो बेसिकली ऑफिशियल नेम है जो कनाडा और यूएस में यूज किया जाता है, उसका नाम है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब उसके साथ अगर आप इसका लोगो देखेंगे, यहाँ पे आपको चीची मिलेगा यहाँ पे, जो कि बेसिकली है जायंट पांडा। उसके साथ एक और चीज आपको ये समझनी है कि इसका कुछ मैंडेट है। पहले ये कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे मेंटेन करना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करना सस्टेनेबल तरीके से। उसके साथ साथ जो पोल्यूशन और जो वेस्टफुल कंजम्पशन है उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये कुछ 3 मैंडेट है इस पर्टिकुलर बॉडी के। अगले चलते इस न्यूज में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे फंड किया था वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को इन झारखंड विलेजेस। लेकिन प्रॉब्लम ये कि माना जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन एक्टिविटी देखने को मिली है, और यहाँ पे जो है आदिवासी उनसे बिना पूछे जो है यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है। इवन यहाँ पे देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको वाटर सप्लाई की जरूरत नहीं है, आपको रोड कनेक्टिविटी की जरूरत है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ और ही बना रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको कुछ दिखाने की जरूरत है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसका नाम है यहाँ पे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट ऑफ 1996। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीसा एक्ट भी कहते हैं। इसमें होता है कि शेड्यूल एरियाज जो है उनमें भी जो है यहाँ पे पंचायत को बहुत ज्यादा पावर दे दी जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड बैंक, क्योंकि फंडिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली आपको वाशिंगटन में नजर आएगा, जो कि यूएस में है। इसे सेटअप किया गया था 1944 में, ताकि जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसे आप पे और ज्यादा बूस्ट दिया जा सके। इसको ऑफिशियल नाम बेसिकली IBRD है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली करता है कि सॉफ्ट लोन्स देता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। सॉफ्ट लोन्स का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी कम होने वाला है। लेकिन अगर इसके एम की बात करेंगे तो ये रिडक्शन इन पॉवर्टी करता है। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे काफी ज्यादा बूस्ट देने की कोशिश करता है। इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशंस आती हैं, एक बेसिकली IBRD है और दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन।
अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करेंगे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996। तो जो पीसा का एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, लेकिन कुछ जगहों पे इसे अप्लाई नहीं किया गया था, जम्मू कश्मीर रीजन में, नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में और शेड्यूल एरियाज में। लेकिन शेड्यूल एरियाज में अब यहाँ पे पावर दे दिया गया कि यहाँ पे ग्राम सभा बनाई जाएगी और इसमें जो है मिनिमम रिजर्व सीट होगी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। उसके साथ साथ जो यहाँ पे रूल फॉलो किया जाएगा वो उनका कस्टमरी जो यहाँ पे लॉ से रिलीजियस प्रैक्टिस है उसे यहाँ पे जो फॉलो करने वाले हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे जो पीसा एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए पीसा एक्ट जो है कौन सी चीज से यहाँ पे रिलेट करता है। तो अब यहाँ 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल एरिया से वहां पे जो एवरी विलेज है तो उसका जो यहाँ पे पावर होगा वो ग्राम सभा के पास होगा, तो उससे रिलेट करता है ये पूरा एक्ट। अगला क्वेश्चन है हु वन दी मेन सिंगल टाइटल एट 2019 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये बेसिकली जीता गया था यहाँ पे रॉजर फेडरर के द्वारा। तो ये बेसिकली स्विस प्लेयर हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे एल नीनो से रिलेटेड आया है। तो यहाँ पे जो माइल्ड एल नीनो ये हो सकता है कि जो मानसून से हैम्पर कर सकता है। अब यहाँ पे अगर एल नीनो की बात कर रहे हैं तो एल नीनो का होता है कि यहाँ पे जो पीरियोडिक वार्मिंग है जो सी सर्फेस की, तो इससे जो है काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है मानसून भी। अब यहाँ पे एल नीनो के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैप की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोल्ड करंट नजर आएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीकन यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट पे। उसके साथ साथ होता ये है कि यहाँ पे आपको जब ट्रेड विंड नजर आती है तो यहाँ पे जो आपको वार्म वाटर्स है तो यहाँ पे आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। इससे क्या है वार्म वाटर जो है आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे नजर आएगा। इससे क्या होता है कि जो नीचे से जो कोल्ड वाटर है ये ऊपर आएगा पेरुवियन कोस्ट पे। अब ये जो कोल्ड वाटर ऊपर आता है उसे कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग का एक फायदा ये होता है कि जितने भी फिशरीज है वो भी यहाँ पे ऊपर आती हैं। अब इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पे फिशरी का कल्चर काफी ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब ये होता है नॉर्मल सिचुएशन में। अब एलिनो में जो होता है, एलिनो में धीरे धीरे जो यहाँ पे जो कोल्ड करंट यहाँ पे आपको मिल रही है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। इससे क्या है यहाँ पे जो सिचुएशन है यहाँ पे सेंटर में आ जाती है और यहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन हो जाती है। और फिर मेडागास्कर की बात करेंगे तो वहां पे हाई प्रेशर आता है और इंडिया की तरफ यहाँ पे आपको लो प्रेशर नजर आता है। तब जो है एल नीनो का इफेक्ट काफी ज्यादा प्रिविलेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एल नीनो के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली आपका मैंने बताया कि यहाँ पे जो अपवेलिंग होती है यहाँ पे पेरुवियन साइड पे, इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे आपको इकोनॉमी जो है आपकी डिट्रॉइट हो सकती है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस रेनफॉल नजर आ सकती है। साइक्लोन स्टॉर्म जो है यहाँ पे आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नजर आएंगे। और यहाँ पे एक सिचुएशन एक और आती है कि यहाँ पे बहुत सारे डिसीजेस भी फैलती है, मॉस्किटो रिलेटेड, वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो इसी वजह से जो एल नीनो के कुछ इफेक्ट जो आपको पता होने चाहिए। उसका जो अपोजिट होता है ला नीना, और दोनों को मिला के बोलते हैं बेसिकली ENSO। अगला आर्टिकल यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे आया हुआ है कि कैसे जो है यहाँ पे एयर टॉक्सिसिटी की वजह से कितनी डेथ होती है। हाईएस्ट अमाउंट आपको बेसिकली इंडिया और चाइना में ही नजर आएंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 लाख जो डेथ होती है वो बेसिकली इंडिया चाइना में होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। उसमें भी जो मेजर फैक्टर है वो बेसिकली यहाँ पे PM फैक्टर 2.5 जो है उसकी वजह से डेथ आपको नजर आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करें कि फेसबुक ने बहुत सारे जो पेजेस है ग्रुप है उसे यहाँ पे रिमूव किया है बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर। ये CIB जो है काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देखेंगे कुछ ही ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहां पे जो फेक न्यूज को फैलाया जाता है। अब इसको आइडेंटिफाई करने का जो यहाँ पे दामोदार है बेसिकली जो FB के हाथ में आ जाता है, तो उसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स को यहाँ पे हटाया है। इवन अगर बात करें कि US के इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे फ्रेमिंग की गई थी, यहाँ पे हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही थी, इवन जो यहाँ पे पोस्ट डाले जा रहे थे उसको भी यहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा रिमूव करने की कोशिश की गई थी। अगले यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज के बारे में। तो वर्ल्ड न्यूज में लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिकागो को उनका पहला मेयर ऐसा मिला है जो बेसिकली ब्लैक है और उनकी जो बेसिकली पहली गे वुमेन है, तो उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। राइट साइड पे जो आर्टिकल है बेसिकली अल्जीरिया से रिलेटेड है। अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है यहाँ पे बोटफ्लिका, तो उन्होंने बेसिकली डिसाइड कर लिया कि वो रिजाइन करने वाले हैं। इनकी जो हेल्थ बेसिकली 2013 से डिट्रॉइट हो रही थी, तो बेसिकली उन्होंने अप्रैल 28 से पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो है अब यहाँ पे स्टेप डाउन करने वाले हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली ये वही है जो हमने कल डिस्कस किया था। RBI का जो सर्कुलर था पिछले साल 12 फरवरी का, तो उसको बेसिकली यहाँ पे स्क्वैश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसका जो यहाँ पे इफेक्ट होगा वो बहुत सारी अलग अलग फर्म्स पे हो सकता है, सेक्टर पे होने वाला है, जिसकी पावर सेक्टर हो सकता है। तो इसी वजह से जो है वो NCLT यहाँ पे उसके पास जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर की, तो इस ऑर्डर में बोला गया था कि यहाँ पे जो विद इन 180 डेज जो रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है उसे यहाँ पे और तेज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लेकिन ये था कि यहाँ पे कोशिश की जाए थी कि वन साइज जो है फिट ऑल वाला जो है फ्रेम यूज किया जा रहा था। लेकिन जरूरत ये थी कि यहाँ पे केस टू केस यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो बनाने की जरूरत थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे यहाँ पे जो है स्क्वैश कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है वो सबसे पहला ये है कि बताइए रिपब्लिक ऑफ गिनिया की कैपिटल और करेंसी क्या है। और नेक्स्ट है यहाँ पे बताइए कि हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको ICC का, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। तो दोनों का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।